guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय विजन IAS नोट्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने इसका लेक्चर नंबर 19 प्रेजेंट करने जा रही हूँ, जो कि है फ्रांस जर्मनी रिलेशंस 1919 टू 1933। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, डेली एक लेक्चर आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए आपको शुरुआत से समझाती हूँ चल क्या रहा था। देखिए, हमने पिछले 3-4 लेक्चर्स में एक चीज़ तो जानी कि फ्रांस ने काफ़ी ऐसी सख्त चीज़ें, काफ़ी हार्श ट्रीटी लगाई थी ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की नेगोशिएशन के टाइम पे। क्यों? अब यहाँ समझते हैं। देखिए, फ्रांस ने 3 स्ट्रेटजीज को फॉलो किया था ताकि वो आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में जर्मनी के अटैक से बचा रह सके। उन 3 बातों में पहली बात तो ये थी कि जर्मनी को इकोनॉमिकली और मिलिट्री तौर पे कमजोर रखा जाए। इसके अंदर फ्रांस ने कहा कि जर्मनी अपने वॉर का फुल रेपरेशंस देगा, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। दूसरा, ऑक्यूपेशन ऑफ रुhr, जो कि 1923 का था, जिसमें फोर्स किया जर्मनी को कि आप रेपरेशंस को पे करिए। ऑक्यूपेशन जो रुhr है वो स्ट्रांगली अपोज करा ब्रिटेन ने, क्योंकि ब्रिटेन फेवर करता था कि एक आराम से एक लीनियंट तरीका लिया जाए डील करने के लिए विद द ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ये फील करा कि एक प्रॉस्पेरस जर्मनी होगा, एक अच्छा जर्मनी होगा, तो इसमें एक अच्छी मार्केट भी होगी, स्टेबिलिटी होगी और एक्सपोर्ट हो सकेगा यहाँ पे यूरोप का। अब एक बात ये कि इसने इसके अंदर सार के कोल का यूज करा 15 इयर्स के लिए, और डिसआर्मामेंट जर्मनी का और डीमिलिटराइजेशन राइनलैंड का, इस पे फ्रांस ने काफी स्ट्रेस डाला था जब ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बन रही थी। दोस्तों, फ्रांस को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, डिसअपॉइंट हुआ ये ब्रिटेन से जब इसने जेनेवा प्रोटोकॉल से विड्रॉ कर लिया और यूएसए विच हैड रिवर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, इसलिए इसने भी रिफ्यूज कर दिया प्रॉमिस करना इन एडवांस कोई सी भी सपोर्ट को फ्रांस को, अगर मान लो कोई वॉर होती है तो फ्रांस को चीजें अच्छी नहीं लगी। दूसरा, इसने साइनिंग अलायंसेस, ये क्या था? फ्रांस ने दोस्तों साइन करी ट्रीटीज को यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और रोमानिया के साथ में फ्रॉम 1921 से 1927 तक, ताकि फ्यूचर में जर्मन के अग्रेशन को ध्यान रखा जा सके। दोस्तों, ये सारी ट्रीटीज कलेक्टिवली लिटिल एंटेंटी के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, बट जो लिटिल एंटेंटी है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि काफी इसके पार्टनर्स काफी कमजोर थे। फ्रांस पूरी तरह से चाहता था कि एक ऐसा अलाय हो जैसे रशिया है, क्योंकि ये चाहता था इंगेज, इसने अलाउ करा टू इंगेज जर्मनी ऑन 2 फ्रंटियर्स साइमल्टेनियसली। बट रशिया तो अब कम्युनिस्ट के अंदर था, और वो देखते थे सीन बाय मेनी इन द फ्रांस एज ग्रेटर थ्रेट दैन जर्मनी। ये बस जो कम्युनिस्ट थे वो फ्रांस को ज्यादा अपना खतरा समझते थे जर्मनी से कंपेयर में। अब यूएसएसआर ने कोशिश करी कि वो एक्सपोर्ट करे अपने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को आफ्टर 1917 बाय सेंडिंग सीक्रेट एजेंट्स, ताकि वो हेल्प कर सके कम्युनिस्ट को फ्रांस में। और तीसरा, रिकंसिलिएशन या फ्रेंडशिप, कैसे? वाया डेविस प्लान, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात करी है, 1924 का, इसके साथ लोकार्नो ट्रीटीज 1925 की, यंग प्लान 1929 का, और लॉसेने कॉन्फ्रेंस वगैरह 1933 की। दोस्तों, स्ट्रेसमैन एक जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थे 1923 से लेके 1929 तक। ये काफी इंपॉर्टेंट लीडर थे, और इन्होंने यहाँ पे आगे बढ़ाई यहाँ पे जर्मन की फॉरेन पॉलिसी को ड्यूरिंग डिफिकल्ट डिकेड, जो कि अगले 10 साल रहे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। दोस्तों, रिलेशनशिप फ्रांस और जर्मनी का ये इसमें कड़वाहट ही रही अंटिल द डेविस प्लान 1924 में, जब डेविस प्लान हुआ, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी हुई जर्मनी की अंडर वीमर रिपब्लिक, एंड इसी के साथ साथ जो टेंशन्स थी अब दोनों के बीच में कम होने लगी। प्रॉब्लम इस रिकंसिलिएशन अप्रोच की वो ये थी कि इवन जो इसके पीछे बंदा था, वो जो आपका जो इंसान था बिहाइंड द लोकार्नो स्पिरिट, वो थे स्ट्रेसे मैन, जो चाहते थे कि पूरी तरह से जर्मनी के डिजायर्स पूरे हों और ये दिक्कत जो है उसका सोल्यूशन निकले, जो भी जर्मन के दुख वगैरह हैं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। अब स्ट्रेसे मैन के अंदर जर्मनी अभी भी चाहता था, दो हालांकि ये
डिड नॉट टेक एन एग्रेसिव स्टैंड, बट ये चाहता था पॉलिश कॉरिस्टोर और डेंजिंग पोर्ट, दूसरा यूनियन ऑस्ट्रिया के साथ, तीसरा स्टेरिन सुदेतेनलैंड एंड शेकोस्लोवाकिया, और चौथा कि रिवीजन हो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का, दैट इज जर्मन के रेपरेशंस को कम करा जाए और डिसआर्मामेंट का जो अनलमेंट है उसे करें, ये जो क्लॉज है इसे खत्म करें और राइनलैंड का रीआर्मामेंट करें, क्योंकि एक तरीके से मैंने आपको बताया है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में जर्मनी के ऊपर ही सारी चीजों को थोप दिया गया था, इससे बिल्कुल भड़का बैठा था। दोस्तों 1929 की क्राइसिस के बाद नाजीज का इन्फ्लुएंस बढ़ा और इसलिए एक्सट्रीम नेशनलिज्म जर्मनी में आ गया। फ्रेंच का एटीट्यूड और सख्त हुआ अगेंस्ट जर्मनी एंड इसने अब कोशिश करना शुरू कर दिया कि जितना हो सकता है दूसरे देशों के साथ अलाय बनाना, लाइक यूएसएसआर वगैरह, उतना हम पहुंचेंगे और उन लोगों से बात करके अपने अलाइज बनाएंगे। अब इसी के साथ ऑस्ट्रिया जर्मनी कस्टम यूनियन 1931 की इसे प्रपोज किया गया जर्मनी के द्वारा एंड इसने इकोनॉमिक सेंस यहाँ पे किया। फ्रांस ने अपील किया टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इन द हेग, जो रूल कर रहा था अगेंस्ट द कस्टम यूनियन। इसके साथ वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस हुई 1933 में। कॉन्फ्रेंस में जर्मनी चाहता था कि आर्म्स की इक्वालिटी हो विद फ्रांस। अगर सारे नेशंस अग्री नहीं करते हैं कि हम सब डिसआर्म नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट ऐसा हो कि जितना दूसरों के साथ हो, जितना फ्रांस के पास हो उतना मेरे पास भी हो, ऐसा जर्मनी चाहता था। फ्रांस ने डिसएग्री कर दिया और जर्मनी हिटलर के अंदर इसने इस कॉन्फ्रेंस से अपने आप को बाहर निकाल लिया और साथ में लीग ऑफ नेशन से भी। दोस्तों अब ब्रिटेन यूएसएसआर के रिलेशन की बात करते हैं 1919 से 1933 तक। दोस्तों दोनों का रिलेशनशिप अगर आप कहो तो कुछ पॉइंट्स में उसे समराइज कर सकते हैं, जैसे कि 1907 में ब्रिटेन रशिया अग्रीमेंट की वजह से बायलैटरल टेंशंस कम हुई और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ा। साथ में लेफ्ट राइट डिवाइड की बात करें तो अब ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा था जब भी लेबर पार्टी पावर में थी और कड़वा था या खट्टा था जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पावर में आती थी। ये इसलिए था क्योंकि जो डिफरेंसेस थे आइडियोलॉजी में लेफ्टिस्ट रशिया की और राइट विंग कंजर्वेटिव की ब्रिटेन के अंदर। तीसरी बात ये कि ब्रिटिश की जो सरकार थी उसमें ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट था रशियन सिविल वॉर 1918 से 20 में। साथ में ट्रेड एग्रीमेंट 1921 का, जिसमें लेनिन चाहते थे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ताकि रशिया की इकोनॉमी और बढ़े। साथ में ये जो एग्रीमेंट था उसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन मिला इन अ वे फ्रॉम ब्रिटेन। इसके साथ जेनोवा कॉन्फ्रेंस आपकी 1922 की, यहाँ पे जो रिफ्ट था बिटवीन द रशियंस एंड द ब्रिटिश ये और ज़्यादा बढ़ गया ऑन क्वेश्चन ऑफ वॉर डेप्थ, जो कि करे गए थे बाय द सिजारिस्ट डिजाइन। दोस्तों उसके बाद बात आती है यहाँ पे ऑन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज की। दोस्तों 1927 के ये टाइज ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने तोड़ दिए अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज को रशिया के साथ में, जब इन्हें ये पता चला अबाउट द कॉमन टर्न एक्टिविटी इन इंडियन एंड ब्रिटेन। 1929 की लेबर गवर्नमेंट ने रीअज्यूम करा इन डिप्लोमेटिक टाइज को विद द यूएसएसआर। और लास्ट में हिटलर का राइज। दोस्तों जब हिटलर बना चांसलर 1933 में, तो यहाँ पे बढ़ी पॉजिटिविटी इन दोनों नेशंस के बीच में। हिटलर की जर्मनी जो है, हिटलर का जर्मनी अब ये खतरा था, इसने डराया रशिया के फ्रंटियर्स को, थ्रेटन किया रशिया के फ्रंटियर्स को, खतरा था उसके फ्रंटियर्स को। एंड साथ में नाजी प्रोपेगेंडा वो बहुत ही रेडिकल था अपने क्रिटिसिज्म में कम्युनिस्ट के। दोस्तों ये इस वजह से भी था क्योंकि जो कम्युनिस्ट थे जर्मनी के अंदर ये मेजर ऑपोजिशन ग्रुप थे इन नाजीज का। एंड आफ्टर 1917 जो बोल्शेविक थे उन्होंने कोशिश करा इंसाइट करने के लिए, बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को जर्मनी में आगे लेके चलते हैं और यूएसएसआर जर्मनी रिलेशन की बात करते हैं 1919 से 33 तक। दोस्तों जो रिलेशन रहे रशिया और जर्मनी के बीच में वो जनरली अच्छे रहे 1930 तक, थैंक्स करिए स्ट्रेसमैन को। दूसरी तरफ यूएसएसआर चाहता था एक अच्छा रिलेशन विद एटलीस्ट वन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ में। कुछ पॉइंट एक लैंडमार्क रहे थे इनके रिलेशन में, जैसे कि ट्रेड की ट्रीटी 1921 की। दोस्तों एक ट्रेड ट्रीटी को साइन किया गया यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में 1921 में, और सब्सिक्वेंटली जर्मन के इंडस्ट्रियलिस्ट को एक अच्छा ट्रेड कंसेशन मिला रशिया के अंदर। दोस्तों रेपेलो अग्रीमेंट आया 1922 का। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस थी, जैसे कि एक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन को रिज्यूम करा गया रशिया और जर्मनी के बीच में, स्पेशल रिलेशनशिप को रखा गया रशिया और जर्मनी के बीच में।
कैंसिल कर दिया गया किसी भी तरह के वॉर का रेपरेशन अगर इन्हें एक दूसरे को पे करना हो तो। जर्मन आर्मामेंट की शुरुआत हुई, मतलब जर्मनी को अलाउ करा कि आप फैक्ट्रीज को रशिया में बिल्ड करिए ताकि एयरप्लेन्स और एमिनेशंस बना सके। इससे जर्मनी को अलाउ हुआ कि ये सरकमवेंट करेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के क्लॉज को, जो कि डिसआर्मामेंट को कहता था। जर्मन के ऑफिसर्स यहाँ पे ट्रेनिंग करना शुरू करने लगे रशिया के अंदर, जिसमें वेपन्स का यूज होना विच वर फॉरबिडन इन द जर्मनी ड्यू टू ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। दोस्तों, रीजन जो इसका था ना बिटवीन द रशिया एंड द जर्मनी, ये कहे तो मैनीफोल्ड, मतलब जर्मनी और रशिया दोनों चाहते थे पोलैंड को कमजोर रखना। रशिया चाहता था जर्मनी को कि एक बफर स्टेट के तौर पे रहे, किसी भी एक्ट अगर कोई भी अटैक होता है फ्यूचर में वेस्ट की तरफ से। ये इसलिए क्योंकि वेस्टर्न की पावर्स काफी एंटागोनिस्टिक थी कम्युनिस्ट रशिया को। साथ में जो रशिया था चाहता था एक अच्छे रिलेशन विद एटलीस्ट, जैसे मैंने बताया, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ। उसके बाद आई ट्रीटी ऑफ बर्लिन 1926 की। दोस्तों, इसने रिन्यू करा रैपेलो अग्रीमेंट को टिल 1931, और जर्मनी ने यहाँ प्रॉमिस करा कि हम न्यूट्रल रहेंगे अगर यूएसएसआर अटैक करता है, अगर यूएसएसआर अटैक होता है बाय एनी अदर पावर। साथ में दोनों ने अग्री करा कि नीदर ऑफ देम वुड यूज इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट ईच अदर या वन अनदर। इसके साथ आई बात आफ्टर 1930s की। दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिविटी थी रिलेशनशिप में, बिकॉज रशियंस वो अगेंस्ट थे ये बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस के लेके ऑफ द नाजीज इन जर्मनी, जो कि रेडिकली अपोज करे जा रहे थे टू द कम्युनिस्ट। रशिया ने भी अपोज करा आइडिया ऑस्ट्रिया जर्मनी कस्टम यूनियन का 1931 में, क्योंकि इसको ऐसा लगा कि ये एक ऐसा साइन है कि जिससे जर्मन नेशनलिज्म बढ़ रहा है, जो रशियन फ्रंटियर्स को खतरा हो सकता है इन द फ्यूचर। साथ में स्टालिन धीमे धीमे अब झुक रहे थे टुवर्ड्स द पोलैंड, ब्रिटेन एंड फ्रांस की तरफ। और 1934 के बाद हिटलर ने कोशिश करी एक अच्छे रिश्ते रशिया के साथ में, और इसने साइन करा एक नॉन अग्रेशन पैक्ट को रशिया के साथ में 1939 में। दोस्तों, नॉन अग्रेशन पैक्ट जो 1939 का था, इसे रशिया के द्वारा साइन किया गया और जर्मनी के द्वारा किया गया, और दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस करा कि वो एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज था कि हम पोलैंड को डिवाइड करेंगे आधा आधा यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में, और अगर यूएसएसआर न्यूट्रल रहता है जब जर्मनी अटैक करेगा पोलैंड को, ठीक है, अगर मान लीजिए क्या होगा अगर यूएसएसआर न्यूट्रल ही रहेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी हिटलर के लिए, क्योंकि ये अब ब्रिटेन को प्रिवेंट कर पा रहा था किसी भी तरह के अलायंस अग्रीमेंट को साइन करने में विद द यूएसएसआर, और ऐसा अलायंस अलाउ करता ब्रिटेन को कि वो बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता पोलैंड को, जो सेफली ब्रिटेन हैड गारंटी, जिसकी सेफ्टी ब्रिटेन ने गारंटी करी थी। फिर आई बात यूएसएसआर फ्रांस रिलेशन की 1919 से 1933 तक। दोस्तों, रिलेशनशिप दोनों के कड़वा मतलब खट्टे हो गए टिल, मतलब अगर हम देखें तो ये रिलेशनशिप इन दोनों का, मतलब यूएसएसआर और फ्रांस का रिलेशनशिप 1930 तक, अगर 1930 तक देखें तो सही नहीं थे, खट्टे थे। क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस पहला रीजन था। रशिया को इनवाइट नहीं करा इस ट्रीटी की नेगोशिएशन के टाइम पे, क्योंकि फ्रेंच ऑपोजिशन की वजह से। ये इसलिए क्योंकि 1970 के बाद बोल्शेविक ने कोशिश करी कि ये बढ़ावा दे कम्युनिस्ट को फॉर रेवोल्यूशन इन दी फ्रांस। दूसरी बात, रशिया सिविल वॉर जो 1918 और से 20 तक रही। फ्रांस ने अपने ट्रूप्स को भेजा था व्हाइट्स के फेवर में, जो कि फाइट कर रहे थे बोल्शेविक में। तीसरा आता है रशिया पोलैंड की वॉर 1920 की। दोस्तों, फ्रांस ने अपने ट्रूप्स को सेटअप करा ताकि वो पोलैंड को मदद दे सके, जो उस समय पुश बैक कर रहा था रशियंस को फ्रॉम द वार्सो, दैट इज पोलिश कैपिटल से। उसके बाद लिटिल एंटिटी, जैसे मैंने आपको बताया 1921 से 7 तक। फ्रांस पोलैंड का अलायंस जिसे साइन करा गया 1921 में अंडर द लिटिल एंटिटी वाज मच डायरेक्टेड अगेंस्ट रशिया एज अगेंस्ट जर्मनी। अब ये तो 1930 की बात है। 1930 के बाद यहाँ पे अब पॉजिटिविटी बढ़ने लगी फ्रांको रशियन रिलेशन में ड्यू टू द राइज ऑफ द नाजीज इन दी जर्मनी। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस है इसने जर्मन प्राइड को हर्ट करा, और इससे यहाँ पे बड़ा ग्रोथ ऑफ ये जो आपका नाजिज्म था। तो आइए थोड़ा सा हम ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को आपको समझा देते हैं। हालांकि हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया, लेकिन तब भी समझिए, इस ट्रीटी को अगर कहें ना तो ये ट्रीटी मान लीजिए सेटिस्फाई करती थी एक बिग थ्री को, दैट इज यूएस को, ब्रिटेन को, फ्रांस को। अब यहाँ पे आप समझते हैं, है ना, सिंस
इन देयर आइज ये सिर्फ शांति है, पीस है, जिसे जर्मनी को कमजोर रखेंगे तो शांति रहेगी। तो अब इससे बहुत सारी चीजें करी गई थी एंड ये जो कम्युनिज्म का स्प्रेड है वो कम रहेगा और फ्रेंच के बॉर्डर को रखा जाएगा विद जर्मनी सेफ, और जर्मनी की तरफ से सेफ रहेंगे फ्रेंच के बॉर्डर, कोई दूसरा जर्मन अटैक नहीं होगा। ये सब चलते काफी ज्यादा कमजोर कर दिया गया था और इन सब चीजों को हम पहले बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि यूएस ने अडॉप्ट करी थी पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन जो मैंने आपको बताई। तो इसमें क्या है कि हम अंधे हो गए, है ना। तो क्या है, टू द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ यूरोप। तो ग्रेट डिप्रेशन यूएस के अंदर, ये अगर देखें तो ये जो हुआ तो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जिससे यूरोप और ये इसने इन्फ्लुएंस करा यूरोपियन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को फॉर इयर्स टू कम। आइए अब आपको लेके चलते हैं यूएस की फॉरेन पॉलिसी की तरफ, जो कि 1919 से 1923 तक रही। पहला वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस 1921-22 की। दोस्तों, वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस को किया गया यूएस के द्वारा ताकि यह बढ़ता हुआ जापानीज का इन्फ्लुएंस देख सके इन द फार ईस्ट। इस वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूएस चाहता था कि एक वॉर को रोक सके और नेवल रेस को भी विद जापान। इस कॉन्फ्रेंस के बाद इसे अग्री करा गया कि जापान यहाँ पे कियाचो आइलैंड से खुद को पीछे हटा लेगा और शातुंग प्रोविंस ऑफ चाइना से भी। साथ में यहाँ पे देखें, इन दैट यहाँ पे इन रिटर्न जापान को अलाउ करा जाएगा कि वो अपनी जर्मन पैसिफिक आइलैंड्स को वापस पा सके। साथ में ब्रिटेन और फ्रांस और यूएस ने अग्री करा कि हम कोई भी नेवल बेस नहीं बनाएंगे विद द स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ जापान। न्यूट्रलिटी चाइना की इसे यूएस, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने गारंटी करा। साथ में इन सारी पावर्स ने ये भी अग्री करा कि हम रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के प्रोफेशंस मतलब पोजीशंस को इन द फार ईस्ट। अग्रीमेंट ने कुछ लिमिट लगाई नेवल फ्लीट के ऊपर यूएस की, ब्रिटेन की और जापान की, जिनकी नेवी अब 5:5:3 के रेशियो में थी। इसकी वजह से टेंशन्स बढ़ने लगी बिटवीन द यूएस एंड द ब्रिटेन, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्हें कुछ खुशी नहीं हुई थी जो लिमिट्स लगाई गई थी इस ब्रिटिश नेवी के ऊपर, इसकी वजह से। दोस्तों, 1930 की बात है जब जब जापान ने रीअफर्म किया कमिटमेंट को वॉशिंगटन अग्रीमेंट की, बट जल्द ही इसने लिमिट्स को ब्रीच कर दिया ऑन इट्स नेवी। इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार आपको बताने से आपको सिर्फ यही होगा कि आपको चीज़ें बार बार याद रहेंगी तो रिवाइज होता चलेगा। फिर एक पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन जो बड़ी फेमस है। दोस्तों, यूएस वो डीपली इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर 1 में, और इस वॉर के बाद रेप्लिकेशंस की पावर में आने लगे और रिपब्लिकन्स पावर में आए और अडॉप्ट करा इन्होंने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन को। यूएस रिपब्लिकन्स के अंदर इसने डिसाइड करा कि हम कोई लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये इसने रेटिफाई नहीं करा किसी भी तरह की पीस ट्रीटी को, और मना कर दिया कि हम कोई भी फ्रेंच फ्रंटियर्स को गारंटी नहीं करेंगे। रीजन इस आइसोलेशन की पॉलिसी का था कि लोग जो यूएस के थे वो अब थक चुके थे वॉर से, एंड ये बहुत शक था इनको यूरोपियन नेशन से कि ये भैया शांति से तो नहीं बैठेंगे। ये नहीं चाहते थे कि यूएस किसी भी तरह के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो, इसलिए इन्होंने लीग ऑफ नेशन का आइडिया भी रिजेक्ट कर दिया, एज इनको ये लगता था कि ये एक सुप्रा नेशनल गवर्नमेंट है जिसमें भाई टू विच दे रिफ्यूज टू सबमिट अ पार्ट ऑफ देयर सोवेनिटी। इसी ही बेसिस पे इसने अपोज करा जेनेवा प्रोटोकॉल को, जिसे फ्रांस लेकर आया था और ब्रिटेन, एंड इसने प्रोवाइड कर रहा था एक कलेक्टिव सिक्योरिटी को एज इट एंटेल कि मेंबर स्टेट टू कंसेंट टू इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ देयर सोवेनिटी इन फेवर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। दोस्तों, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन की वजह से रिजल्ट हुआ इनएक्शन में यूएस का अगेंस्ट वेरियस एक्ट्स ऑफ अग्रेशन इन द 1930 बाय फासिस्ट रिजाइम्स, और इन केस ऑफ मैंचूरियन इन्वेशन जो कि 1931 में हुआ बाय जापान, जब यूएस ने दिखाया अपना लैक ऑफ रिजॉल्व टू एक्ट अगेंस्ट जापान, इवन ब्रिटेन और फ्रांस जो थे ना उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। लीग ऑफ नेशंस यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया जब जापान ने रिफ्यूज कर दिया बाहर आने से फ्रॉम द मैंचूरिया। तो अब आप कहेंगे मैम क्या रीजन था आखिरकार वॉल स्ट्रीट क्रैश के जो बना आखिरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो पहला तो यहाँ पे बात करते हैं ईयू वॉर डेप्थ की। दोस्तों, यूरोपियन नेशंस ये अब काफी मुश्किल पा रहे थे अपना वॉर डेप्थ वापस लौटाना। ब्रिटेन और फ्रांस एक्सपेक्ट कर रहे थे एक लोन वेवर यूएस की तरफ से, एंड यूएस बहुत सारा कमा चुका था इस वर्ल्ड वॉर 1 से। इसने टेक ओवर करा पुराने यूरोपियन एक्सपोर्ट मार्केट को, बट यूएस ने इंसिस्ट करा कि हमें पूरा पेमेंट चाहिए।
जब तक के लिए फ्रेंच ऑक्यूपेशन ऑफ द रूर until the French occupation of Ruhr, US ने रिजेक्ट कर दिया कनेक्शन बिटवीन द एबिलिटी ऑफ अलाइज टू पे बैक यूएस लोन्स एंड जर्मन रेपरेशंस टू अलाइज। साथ में यूएस ने रखा एक हाई टेरिफ इन एक्सटर्नल ट्रेड में भी, और यही सारे फैक्टर्स की वजह से यूरोपियन इकोनॉमी को बड़ा धचका लगा था। हालांकि यूएस ने देखिए सॉर्ट कर दिया था रिवर्ट बैक करने की पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन को आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, लेकिन इसने जल्दी रियलाइज करा कि कुछ ज्यादा दूर नहीं रह सकता फ्रॉम इवेंट्स जो कि बॉर्डर्स के बाहर हो रहे हैं, क्योंकि भाई ये सारे इवेंट्स के भी असर इकोनॉमी पे तो पड़ता ही पड़ता है। अब सेकेंड डिकेड जो 20th सेंचुरी का था वो काफी अच्छा था फॉर द यूरोपियन इकोनॉमी, एंड इसलिए यूएस ने कोशिश करी कि ट्रेड को बढ़ाए और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए यूरोप के अंदर। दोस्तों, इकोनॉमिक हेल्थ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यूरोप की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी यूएस के इंटरेस्ट के लिए, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और लोन्स की रिकवरी के लिए जो इसने अलीट पावर्स को दिए थे। एंड यूएस इसको इग्नोर नहीं कर सकता था इन सारे इवेंट्स को जिससे यूरोपियन नेशंस यहाँ पे अफेक्ट कर रहे थे। दोस्तों, फ्रेंच ऑक्यूपेशन ऑफ रूर इंडस्ट्रियल रीजन इन द 1923 की वजह से बहुत तेजी में इन्फ्लेशन बढ़ गया जर्मनी में, क्योंकि जर्मन के जो वर्कर्स थे उन्होंने काम करना रोक दिया एज अ पार्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। इसकी वजह से यहाँ पे डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस होने लगा जर्मन इकोनॉमी में, और इसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में डेप्रिसिएशन हुआ फ्रैंक की वैल्यू में और जर्मन इकोनॉमी आ गई खतरे में। अब फ्रेंच ने काफी इसको मुश्किल पाया कि वो लोन पे बैक कैसे करे यूएस का। तो इस इवेंट के बाद ही यूएस ने रियलाइज करा कि जो कनेक्शन है बिटवीन द जर्मनी रेपरेशन और अलीज टू पे बैक यूएस लोन, इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है, और इसलिए यूएस आया जर्मनी को यहाँ पे मदद पहुंचाने के लिए थ्रू द डेविस प्लान ऑफ 1924, जिसने अलाउ करा जर्मन्स को कि आप अपने रेपरेशंस को पे करिए, और फ्रेंच ने अग्री करा कि हम रूर से वापस अपने आप को कर लेंगे। मेक्सिको के अंदर एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन उठी जब ड्यू टू डिस्प्यूट मेक्सिको थ्रेटन टू टेक ओवर ऑयल वेल्स ओन्ड बाय द यूएस कंपनीज। यूएस की सरकार ने इंटरवेन किया और कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे हो गया। इसलिए ड्यू टू इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स, यूएस ने यहाँ पे डिविएट करा फ्रॉम इट्स पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। फिर आई बात वेब ऑफ लोन्स की। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया, यूएस ने लोन दे रखा था बहुत सारे अलीज को ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। अलीट पावर खुद भी डिपेंडेंट थी वॉर रेपरेशंस पे जो कि उन्हें जर्मनी से मिलने वाले थे, और उसी पैसे को वो यूएस को लौटाती। इसलिए जब जर्मनी ने यहाँ पे डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया इन पेमेंट को लेके वॉर रेपरेशन की, तो यूएस को यहाँ पे बेल आउट पैकेज देना पड़ा जर्मनी को, उसके लोन्स को एक्सटेंड करके इन द फॉर्म ऑफ डेविस प्लान 1924, यंग प्लान 1929 के माध्यम से। दोस्तों, इसलिए बहुत एक जाल सा बन गया इन कर्जों का, लोन्स का, और जहाँ पे यूएस लोन दे रहा था जर्मनी को और इसी पैसे को जर्मनी लौटा रही थी ब्रिटेन फ्रांस को, और फिर ये ब्रिटेन फ्रांस पैसा लौटा रहे थे यूएस को। तो ये जो वेब था लोन का, वो मेजर रीजन था जो क्राइसिस आई यूएसए के अंदर इनटू द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। वंस यूएस वॉज नो मोर, अब वो इतना पैसा ही नहीं था यूएस के पास कि वो जर्मनी को दे सके, एंड ये चाहता था कि इमीडिएट रीपेमेंट मिले अपने लोन्स का जो उसने यूरोपियन नेशन को दिए हैं। लेकिन पूरा यूरोप की इकोनॉमी जो है वो अब क्रम्बल होने लगी, और यही वजह थी जब यूएस में आया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। तो अब एक बात समझे कि जो 1930s था, इसमें यहाँ पे बहुत ऐसे एक्ट्स ऑफ अग्रेशन देखने को मिले बाय द फैसिस्ट रिजाइम ऑफ द वर्ल्ड बी एक्सेस पावर्स ऑफ जर्मनी, इटली एंड जापान। अब थ्रू एक क्लेवर मिक्सचर रहा था इन अग्रेशन का, क्लेवर मतलब चालाक डिप्लोमेसी का, तो एक्सेस पावर्स जो है इन्होंने एक्सपैंड करा बाय चिपिंग अवे बाय द टेरिटरीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, वाइल अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी इन्होंने बढ़ाया। तो इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम इंटरनेशनल रिलेशन 1933 से 39 तक पढ़ेंगे। कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और इन वीडियोस का आप आनंद भी उठा सकते हैं जो कि आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। बाकी सारे के लिए आपको MCQs वगैरह अटेंड करने हैं तो मेरे इंस्टा पे और PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।